बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे कि मुल्क के सियासी मामलात के संफ में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नैब तरमीम का बहुत शोर है और नैब तरमीम का शोर ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से है। सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान आज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने किया है और उनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तरमीम को कंटेस्ट करेगी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके जाएगी। उनका कहना यह है कि ये तमाम तर कवानीन जो है इन लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए की हैं। एनआरओ अगर इसको कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। मुझसे भी ये लोग चाहते थे कि मैं इनको एनआरओ दे दूं। अब ये नैब की तरमीम है क्या और एनआरओ किस तरह मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट का जो रुख किया गया है वहाँ से कौन सा और मुमकिन किस किस्म का नतीजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट करती है और इसके लिए क्या मुत्तहिदा इस वक्त जो हुकूमत है वो तैयार है? इसको आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ IMF के हवाले से भी बातचीत करेंगे कि IMF की सेकंड इंस्टॉलमेंट लिए जाने के हवाले से तमाम तर कोशिशें हुकूमत ने की, जिसके अंदर पेट्रोल की कीमत, तेल की कीमत और दीगर जो है वो कवायद ज़वाबित जो IMF की जानिब से वज़ा करदा थे, जो उनका कहना है कि प्रीवियस गवर्नमेंट के साइन या एग्रीड थे, उसके हवाले से कोशिशें जारी हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ये कहते हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक आधे रोज़ के अंदर IMF की इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी, जबकि राना सनाउल्लाह साहब जो दूसरे मिनिस्टर हैं उनका ये कहना है कि अभी तक किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर IMF की जानिब से दस्तखत नहीं किए गए और वो खासी सख्त पॉलिसी अपनाए हुए हैं। चल क्या रहा है, मामला क्या है, लोगों तक इसके असरात, ट्रिकल डाउन इफेक्ट किस तरह उनको मुतासर कर रहा है, तमाम चीज़ों को आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त PJ मीर साहब, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया PJ साहब आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मलिक रफ़ीक रजवाना साहब ज्वाइन करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, फॉर्मर गवर्नर पंजाब भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और थोड़ी देर में हमें हामिद खान साहब भी प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं और मैं आगाज़ रजवाना साहब आपसे करना चाहूँगा। नैब तरमीम का खासा शोर है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटों का भी खासा शोर है, FIA को जो हिदायत दी गई प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से उसका भी खासा शोर है। टू कट इट शॉर्ट, इस वक्त अपोजिशन ये कहती है कि आप लोग तमाम वो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं जो किसी ना किसी तरह आप लोगों को NRO दे रहे हैं। थोड़ी सी आप सर डिटेल बताएंगे, व्हाट इज़ योर टेक एंड व्हाट इज़ योर नैरेटिव अबाउट दिस ऑल? जी रजवाना साहब रजवाना साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। PJ मीर साहब, यही सवाल मैं आपकी तरफ सर लाना चाहूँगा, अगर आप बता सकें कि इस वक्त जो कुछ चल रहा है नैब की तरमीम को लेके, इस हवाले से सर व्हाट इज़ योर टेक? गवर्नमेंट कहती है कि हमारा ये करना जो है वो ज़रूरी अमल था, जबकि अपोजिशन यानी PTI कहती है कि विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट इन दिस मैटर। व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग सर? देखें, जो भी इदारे पाकिस्तान में बदकिस्मती से सारों ने इसको मिसयूज किया है और पर्टिकुलरली नैब को आप देखेंगे कि जो भी जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो जो अपोजिशन होती है उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है। इसके लॉज जो पुराने, मैं समझता हूँ बड़े ड्रैकोनियन लॉज हैं, आप पकड़ के बंद कर देते हैं, प्रूफ कर कुछ नहीं सकते और आप जिस हालात में आप रखते हैं, ऑनेस्टली मुझे तो लोग जो गए अंदर इनके नैब के अंदर, इनके हालात के अंदर, I mean the conditions are absolutely horrible। रात के 1-1 बजे इनको जगा देते हैं और कहते हैं आए जी कोर्ट लग गया। रात के 1-1 बजे मैं बता रहा हूँ, ये वो लोग मुझे बता रहे हैं जो इनके इज्जत में आए हुए। सो द क्वेश्चन इज कि आप बिल्कुल एहतसाब करें, आपको कोई एहतसाब नहीं रोकेगा, लेकिन आप करें विद इन द नॉर्म्स ऑफ लीगैलिटी, डिसेंसी एंड मोरालिटी। आप अगर आपने प्रेशर डालना है किसी के ऊपर कि जी आ जाए, हमने आपको पकड़ लिया और आप सकम कर जाए और गलत बयान दे दें, तो वो जस्टिस भी नहीं है और मैं समझता हूं कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या पॉलिटिकल एक वेंडेटा पे जाता है। तो ये ऑल अराउंड PTI जोर कर रहे हैं, बिल्कुल जोर करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप उस चीज पे जोर करो ना कि जो आपके ऊपर कल ना लग जाए। अगर आप कह रहे हो कि ऐसे लॉज हैं कि जिनके तहत, अब फॉर एग्जाम्पल देखिए मुर्तजा, मैं किसी का एडवोकेट नहीं हूं, आपने कितनी देर इस शख्स, उसका नाम है शहबाज शरीफ, कितनी देर आपने इसको चलाया, कितनी देर आपने इस बंदे को अपने टारगेट किया है, क्या निकला है मुझे बता दे कि यार कोई चीज होती तो भाई आपके सामने आती। सो व्हाट इज द डिले, वेयर इज द डिले एंड व्हाई इज द डिले? सो द क्वेश्चन है राइजेस, इस पे क्वेश्चन उठते हैं कि क्या आपको कोई आपके स्ट्रिंग्स को पीछे से खींचता है कि आप चार्ज करो, अब ये ये करो, फलाना करो। तो मैं समझता हूं लॉज जो है आप बिल्कुल उनको अमेंड करें, रेक्टिफाई करें और कंसेंसस के साथ करें, सारे मिल के करें, क्योंकि ये वो लॉज हैं जो कि पे लागू हो जाएंगे
आज आपने नून पे लगाया है या पीपल्स पार्टी पे लगाया है या दूसरों पे लगाया है, तो ये लॉज पीटीआई के ऊपर भी आ जाएंगे। अगर कोई चार्ज बन जाएगा तो वो आप पे भी आएंगे। सो मैं समझता हूं आप ऐसे लॉज बनाएं कि जिसके अंदर ये ना हो कि आप देखें कि भाई विक्टिमाइजेशन हो रही है, जो कि हमने देखा है कि हुई है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और वेंडेटास, इसी की वजह से हमारा पॉलिटिकल क्लाइमेट कहीं ठहरता ही नहीं, कभी लेकिन भी सर कहीं नहीं हमें हमें ठहरता। सर और ये सुनिए, हमें वजह अकाउंटेबिलिटी के इंस्टीट्यूशंस तो चाहिए ना, जो अकाउंटेबिलिटी कर सकें। तो फिर अगर नैब नहीं है तो फिर किसके जिम्मे हम ये काम लगाएंगे? क्योंकि जो सा भी इंस्टीट्यूशन बनेगा, ना 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 जो माजी में बनते आए हैं, आपको याद होगा इंसाफ कमीशन होता था, तो उनका भी यही काम था। लेकिन सवाल ये है कि हर हुकूमत जो इक़्तिदार में होगी वो अपोजिशन को इसी तरह जो है वो स्क्रू टाइट करेगी। देन वेयर दैट इंस्टीट्यूशन शुड बी। देखें, द इंस्टीट्यूशन हैज टू बी देयर। यूके के अंदर है एसएफओ, सीरियस फ्रॉड ऑफिस, जो के केसेस डिटरमिन करता है। और वो क्या करता है, वो टाइम वेस्ट नहीं करता। वो वहां से लोगों की प्री बार्गेन्स आती हैं, जो पैसे पैसे होते हैं, वो एक डील करके आप पैसे ले जाते हो एंड यू स्टार्ट अ फ्रेश। यहां तो आपकी जड़ों पे बैठ जाते हैं जाके। भाई आप जरूर एहतसाब करो, सबका करो, किसी को मत छोड़ो, लेकिन डू इट विद द नॉर्म्स ऑफ लीगैलिटी। डोंट डू इट विद द नॉर्म्स ऑफ प्रोसिक्यूशन, प्रेशर। आप इस तरह नहीं करते हो, ये लॉ नहीं है। फिर तो उसका मतलब आप ये जो जंगल है, आज देखें ना, आज अगर पीएमएलएन की हम बात करते हैं या पीपीपी की करते हैं, जिसकी मर्जी करें, तो अभी जो आपने सवाल किया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, इन द सेंस कि आज ये पीएमएलएन इसको क्यों कर रही है साफ? इसलिए कर रही है क्योंकि जंगल में, जब आप जंगल में आ जाते हैं और आप देखते हैं कि वो जंगल आपके खिलाफ इस्तेमाल हुआ है, तो आपने जंगल को तो साफ करना है। बिल्कुल आप करेंगे, कौन नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि जब वो कहता है कि आपने इतने 10-15 साल हो गए और भाई मेरे खिलाफ केस क्यों नहीं तुमने किए। मैं तो शहबाज शरीफ के साथ वापस आया था जेल मुशर्रफ के वक्त में, और जहाज के अंदर मैं आपको बताऊं मुर्तजा, ही क्लियरली सेड कि अगर मेरे खिलाफ कोई चीज है, अगर होती तो मैं पाकिस्तान में पागल का बचा हूं कि मैं पाकिस्तान जाऊं, तो मेरा एहतसाब करो। वो तो खुद आया था आदमी, आपने उसको डिपोर्ट कर दिया। क्वेश्चन हियर अराइजेस, अगर कोई इंसान आपको प्रेजेंट करता है, फिर आप उसको बंद कर देते हो, फिर आप उसको प्रेशराइज करते हो, ये लॉ नहीं है। लेकिन सर इन्वेस्टिगेशन के तरीके टूल तो होते हैं ना। आई मीन ये पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, जितने भी लोग हैं, अपार्ट फ्रॉम शहबाज शरीफ, जितने भी लोग हैं, और कई सालों से, कई दहाइयों से बैठे हैं। अब बाबर रहमान साहब आज कहते हैं जी 1200 अरब रुपया है जिसके अंदर ये लोग इन केसेस से छूट जाएंगे। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई कौन है जो इनको जो है वो घेरा तंग करेगा, इनसे एहतसाब करेगा, पैसे रिकवर कराएगा, इनको सजाएं देगा। अगर जो आप ये नैरेटिव कह रहे हैं, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, इससे हमें ये समझ आती है कि हमें लीगलाइज, चैनलाइज, मजीद स्क्रूटनी करने की ज़रूरत है, चीज़ों को इंप्रूव करने की ज़रूरत है। बट वट एवर इज़ अवेलेबल इन दिस करंट सर्कमस्टांसेस, क्या उनकी एग्जीक्यूशन हम ठीक कर पा रहे हैं? क्या हम इसको हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं किसी फैसले को, या उनकी प्रोसिक्यूशन को? आई मीन दे आर मल्टीपल लेयर्स जिससे हम इनको गुजार सकते हैं। मैं यूँ अंडरस्टैंड कर रहा हूँ जिस तरह के बिल्कुल ही अंधेर नगरी है नैब के अंदर। मेरी इससे राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है, बहुत एहतराम के साथ। मुझे ये लगता है कि वट एवर द लॉ इज़ प्रिवेलेंट, उस लॉ को इंप्रूव किया जा सकता है, जैसे कि आपने फरमाया, लेकिन उसको चैलेंज भी किया जा सकता है। तो बिल्कुल हम क्या इसको नल एंड वॉइड समझें कि यार बिल्कुल नल एंड वॉइड कर देना चाहिए, व्हाटएवर इज अवेलेबल? नो, आप चैलेंज क्यों करें? आप ऐसा लॉ बनाएं, मिल के बनाएं, ताकि वो चैलेंज ही ना हो। इसी तरीके से तो आपकी करप्शन खत्म होगी, इरेगुलरिटी खत्म होगी, मिसमैनेजमेंट खत्म होगी, आपकी जो इररिस्पांसिबिलिटी है वो खत्म होगी। आप लकूनास क्यों छोड़ते हैं कि बाद में जाके इस पे चैलेंज करो? नंबर वन, आपकी इन्वेस्टिगेशन, प्री इन्वेस्टिगेशन इतनी तकड़ी होनी चाहिए कि इट शुड स्टैंड अप फॉर इट। नाउ इट क्लियरली शोज कि आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है, जिसकी भी आपने की है, वो स्टैंड अप नहीं है। इट डजंट स्टैंड अप इन द कोर्ट ऑफ नैब, और आप लिंगर ऑन कर रहे हैं। भाई क्यों होते हैं अब लिंगर ऑन? नैब वाले ये कहते हैं जो केसेस इन पे चल रहे हैं, ये उसकी ट्रेल नहीं दे पा रहे, उसके जवाब नहीं दे पा रहे, उसकी रसीदें नहीं दे पा रहे। आई मीन व्हाटएवर द टेक्निकल डिटेल्स आर, वो कहते हैं जी हम अपनी तमाम कार्रवाई पूरी कर चुके हैं, ये जवाबात नहीं दे रहे इसके ऊपर। मुझे ये बताएं ना, वो कह रहे हैं कि अगर ये ट्रेल नहीं दे रहे तो आपके पास क्या प्रूफ है? आप बताएं ना मुझे। ट्रेल तो आपने निकाल ली है। आप जिसको एक्यूज करते हो, किसी को भी करते हो, एक ऑर्डिनरी सिटीजन को, वो तो कहेगा मैंने तो कसूर किया नहीं है। ये तो आपका काम है प्रूव करना। क्या आपने प्रूव किया है कोर्ट में? क्या जिसको आप एक्यूज करते हैं, allegedly accused, क्या वो खुद प्रूव करता है? भाई आप जवाब दो ना। आप कहते हैं कि भाई आपके पास इतने पैसे हैं, तो यू प्रूव के हमें पता है जी आपके पास इतने पैसे, ना यू टेल अस।
लेकिन सर देखो फिर ना, जो ये तो खुर्रम डबल दस्तगीर टच साहब हो का गई। बयान आया, मैं इसी से आपने जोड़ना फिर चाहूंगा। खुर्रम दस्तगीर साहब का आपने सुना होगा, जो निजी टेलीविजन चैनल पे वो बैठे, आज काबीना के अंदर भी उस बयान का जिक्र हुआ, और वो कहते हैं कि जी ये पीटीआई वाले जो हैं 100 के करीब रिटायर्ड जजेस और कुछ नैब के बंदों और कुछ लोगों को नैब के अंदर भर्ती करना चाहते हैं। तो उनका प्लान ये था कि जितनी भी अलाइड गवर्नमेंट है उसको हमने वॉश आउट कर देना है और उसको हमने साइड पर कर देना है और ऐसे केसेस बनाने और ऐसी की तैसी कर देनी है। ये इन अदर वर्ड्स इमरान खान साहब का नैरेटिव तो दुरुस्त साबित होता है इस स्टेटमेंट के अंदर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आज वफाकी काबीना ने पूछा भाई आपने बयान क्या दे दिया। इस बारे में क्या कहेंगे फिर आप? मुर्तजा, ये बड़ा इररिस्पॉन्सिबल बयान है, ये नहीं देना चाहिए। और ये कह देना कि भाई वेदर इट इज पीटीआई या पीएमएलएन या पीपल या एनीबडी, कि हम तो जी आपको अंदर कर देंगे। और भाई किस बेसिस पे करोगे? तुम्हारे पास प्रूफ है? पाकिस्तान में 99% रूमर है एंड 1% आपके पास बिल्कुल कोई सब्सटैंशियल कोई एविडेंस नहीं होता। इसीलिए तो आपके कोर्ट्स को जजमेंट देते नहीं है। लंबी लंबी तारीखें पड़ रही हैं, कोई इधर से एडजर्नमेंट है, कोई उधर से एडजर्नमेंट है। एंड हर बंदा, नो मैटर हु, जिसके ऊपर सही इल्जाम हो या गलत इल्जाम हो, वो कानून का जो लकूनस होते हैं उसका वो सहारा लेता है, उसका राइट बनता है। क्यों नहीं बनता? अब द क्वेश्चन है कि आपकी प्रोसिक्यूशन इतनी तकड़ी होनी चाहिए, एयर टाइट, कि आप किसी को एक्यूज करते हैं तो आपके पास जब आप चार्ज करते हैं, यू नीड टू हैव 110% प्रूफ कि अगला बंदा जो उसका जवाब ही ना दे सके। ये आते हैं सारे लोग, जवाब दे के चले जाते हैं, और उसके बाद क्रेडिबिलिटी हमारे इदारों की खराब होती है। नैब की नहीं खराब होनी चाहिए, ना ही कोर्ट्स की खराब होनी चाहिए। देखें, पाकिस्तान में प्रोसिक्यूशन और डिफेंस, इन दोनों को पता होता है कि सच कौन बोल रहा है। ट्रायल पे पता है कौन होता है? जज। ट्रायल पे जज होता है, क्योंकि उसको उसको नहीं पता है कि मैं किस तरफ जाऊं। दोनों को पता है कि सच कौन बोल रहा है। सो द क्वेश्चन राइजेस, हम एक ऐसी पोजीशन पे क्यों जाते हैं? देखो, इंसाफ अगर आपने देना है तो एक गरीब को भी वही दो जितना एक अमीर को देते हो, या वैसा वर्षा आप कर लो, लेकिन ये आपने करना है। वरना इंसाफ अगर जिस मुल्क में नहीं देंगे आप, आपने हमेशा देखा कि बाहर जाके आपकी बदनामी होगी। आपको अब देखो ना, शहबाज शरीफ, आप बेल पे हैं, वजीर आजम, आप बाहर गए, हमारा क्या परसेप्शन होगा? मुझे बताएं। ये शहबाज शरीफ का कसूर नहीं है, ये कसूर है आपके कोर्ट्स का, कि आपके कोर्ट्स कर क्या रहे? एक आदमी को आप छोड़ भी देते हैं और उसके बाद उस पर इल्जाम भी लगा देते हैं, फिर वो बाहर भी चला जाता है। 11 साल आपने आसिफ जरदारी को चोर, मर्डर, डिकॉइट, मनी लॉन्डर, एग्जीक्यूशनर, किडनैपर, हर किस्म का खुतबा दिया और रुतबा दिया, और उसके बाद क्या हुआ? आपने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना दिया। आपकी क्या अभी भी तो सर वफाकी काबीना है, उसमें लार्जली लोग जो है वो जमानत पर है, तकरीबन 70%। बिल्कुल, तो दैट्स नॉट अ गुड साइन। आप डिसाइड जल्दी करें, जो करना है जल्दी से करें, रादर देन लिंगरिंग ऑन। लिंगरिंग ऑन में अगर जो आपने फिगर दी है 60-70% अगर लोग बेल के ऊपर हैं, तो ये बदनाम कौन हो रहा है? गवर्नमेंट हो रही है और पाकिस्तान हो रहा है आपके। इसलिए मैं कहता हूं कोर्ट्स मस्ट एक्ट क्विकली। ठीक है। अच्छा सर, अब आगे बढ़ते हैं और अब ज़रा थोड़ा अवामी इशू को भी डिस्कस करते हैं। वैसे ये भी ज़ाहिर है अवाम का बहुत इससे सेंटिमेंट भी जुड़ा हुआ है इन केसेस से। अब जो कुछ हो रहा है आईएमएफ के नाम के ऊपर, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप माशाल्लाह सीनियर सहाफ़ी हैं और हम हमारे भी सीनियर समझते हैं। मिफ्ता साहब कह रहे हैं कि जी 1-2 रोज़ के अंदर मिल जाएगा हमें आईएमएफ से नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। राना सनात साहब कह रहे हैं कि जी अभी बड़े टाइट चल रहे हैं मामलात उनके साथ, बड़ी सख्त उन्होंने पोजीशन ली हुई है और अभी तक कुछ साइन नहीं हुआ। इस सब असना में हमने ये देखा कि जिस किस्म के और जितने इन्होंने इकदाम लिए, जिसको सख्त इकदाम कह रहे थे, अगर यही करना सर मकसूद है, द क्वेश्चन रिमेन्स सेम, वी गो टू बैक स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन, कि आपको ये सारी एक्सरसाइज करने का क्या फ़ायदा हुआ? भाई आप प्रीवियस गवर्नमेंट को करने देते, आपने तो और हालत जार उनकी ख़राब कर दी है लोगों की। व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग सर? Murtaza, to put it in a nutshell, you need good economists. It is not about politics today. ठीक है, पीटीआई शोर करेगी, वो ऑपोजिशन में है, उसका हक बनता है जो मर्जी करे, लेकिन आपने डिविएट नहीं होना, आपने अच्छे लोग रखने हैं। एंड विद द ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट, मिफ्ता इस्माइल, आई डोंट हैव फेथ इन हिम। मुझे इस पे फेथ नहीं है। इसहाक डार को लेके आओ। इसहाक डार, आप अपने टॉप बिजनेसमैन पाकिस्तान में पूछ लो, मैंने तो बात की है सारों से, टॉप बिजनेसमैन, वो कहते हैं इसहाक डार इज द मैन। आपने उन पे जो चार्जेस लगाए हैं वो गलत चार्जेस हैं। मैं आज आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, एंड आई एम टॉकिंग फॉर टॉप बिजनेसमैन इन दिस कंट्री।
अगर वो एक वाउच करते हैं तो फिर बाकी आप मुझे बता दें, फिर रेस्ट इज इज ऑल ओपन टू डिबेट। तो मैं समझता हूँ मिर्जा साहब बिल्कुल ठीक है, जो आप उनको रखें मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाए जो मर्जी, बट ही इज नॉट फाइनेंस मिनिस्टर क्वालिटी एट ऑल। आपके पास और बड़े अच्छे लोग हैं जो आप लेके आ सकते हैं। हफीज पाशा शेख साहब को लेके आए ना, वो आपकी इकोनॉमी ठीक कर सकते हैं। यू गॉट प्लेंटी ऑफ गुड पीपल अराउंड। लेकिन सर ये वही एक्सरसाइज हो गई ना जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने की थी, उन्होंने कई फाइनेंस मिनिस्टर्स चेंज किए। अब आप ये कह रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी मिनिस्टर जो है वो बदलना चाहिए, इनकी पॉलिसी ठीक नहीं है। आई मीन इफ वी आर रिपीटिंग द सेम एक्सरसाइज व्हिच द अर्लियर प्रीडिसेसर्स वर डूइंग, देन व्हाट इज द डिफरेंस? देखें व्हाट पीटीआई डिड, इमरान खान ने बहुत बैंक किया असद उमर के ऊपर। असद उमर couldn't deliver, simple as that। एक तो डेली डाली जा रहे हैं, नहीं जा रहे, आईएमएफ में ये है वो है फलाना। और भाई जाना है, क्यों नहीं जाना, क्या फर्क पड़ता है? आप पैसे लें, पैसे बनाएं, वापस करें पैसे। शौकत अजीज ने किया था कि नहीं? उसने कहा था थैंक यू वेरी मच, ये अपने पैसे लो और जाओ। क्यों नहीं? आप भेज सकते हैं, आपके पास एबिलिटी है, सिर्फ आपकी मैनेजमेंट चाहिए। यू गॉट एवरीथिंग इन दिस कंट्री। माशाल्लाह बड़े ज़हीन लोग हैं, हर पार्टी के अंदर बैठे। अगर मैं आज लेट्स पुट इट दिस वे, पीएमएलएन में हो या पीटीआई में हो या पीपल्स पार्टी में, यार मुझे तो कोई भी अच्छा आदमी लगेगा, मैं तो अगले को कहूंगा यार ये प्लीज मुझे दे, मुझे तो पाकिस्तान का ख्याल करना है। करेक्ट, गॉट इट। इस पे डिबेट करते हैं, इस पे डिस्कशन करते हैं। पीजे साहब मेरे साथ रहेगा, हामिद को मैं ज्वाइन करें, सीनियर कानूनदान है। वेलकम टू द शो हामिद साहब। हामिद साहब, नैब की तरमीम का खासा शोर है और सुप्रीम कोर्ट जाने का चेयरमैन पीटीआई ने ऐलान किया है और वो बड़े होपफुल हैं कि हमें वहाँ से कुछ ना कुछ नताइज मिल पाएंगे। जो कुछ नैब के अंदर किया गया ये इसलिए किया गया कि मौजूदा इत्तेहाद जो हुकूमत का है उसको रिलीफ मिल सके, एनआरओ से उसको रिलेट कर रहे हैं। व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग सर? बात दुरुस्त है कि यही इसके पीछे वजह नजर आ रही है कि नैब की जो जल्दी इसमें अमेंडमेंट्स की हैं, उसका मकसद यही है कि जो मौजूदा हुकूमत और पिछली अपोजिशन के लोगों को रिलीफ दिया जाए और उनके खिलाफ जो मुकदमा चल रहे हैं उनको खत्म किया जाए या उनको रुकवा दिया जाए, उनको कमजोर किया जाए। ठीक है। अच्छा, इसमें सर एक जो बहुत ज़्यादा काउंटर नैरेटिव आ रहा है वो ये है कि नैब का इदारा ऐसा इदारा है जिसको रखा इसलिए गया है कि जो अपोजिशन है उसके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जाए। आपके बहुत सारे लोग हैं, कोई भी जो हुकूमत होती है उसके लोगों के खिलाफ भी नैब में केसेस होते हैं, उनको या तो स्लो डाउन कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, और दूसरी जानिब जो है वो स्क्रू टाइट करने वाली जो स्ट्रैटेजी है वो अपनाई जाती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये हर हुकूमत जो है, जब हुकूमत आती है तो अपोजिशन आमतौर पर इसके ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं। इसमें किसी हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि जब ये कानून बनाया गया था 1999 में मुशर्रफ के दौर में, उस वक्त शुरू में तो नजर ये आ रहा था कि शायद वो बिल्कुल जेन्युइनली उन्होंने बनाया है ये कानून, वाकई ही वो एहतसाब करना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, पहला जो था स्टाफ कमिश्नर जो था, ये जो पहला डीजी था, उसके बारे में अच्छी रेपुटेशन थी। ऐसा ऐसे लोग लाए गए जो कि इसको सियासी इस्तेमाल करने लग गए। खास तौर पे 2002 का जो इलेक्शन था, जो जनरल इलेक्शन 2002 में किया गया, उसमें सबसे पहले नैब के कानून को इस्तेमाल किया गया है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, या जो की जो गवर्नमेंट की मंजूर नजर पार्टी थी PML Q, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उनके लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, या दूसरी पार्टियों से उसमें लोगों को लाने के लिए ये नैब का लॉ सब इस्तेमाल हुआ है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हर हुकूमत ने नैब के कानून को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है, और ये एक अफसोसनाक बात है, और ये आम तौर पे ये परसेप्शन पाया जाता है। सर तो फिर इसका हल क्या है? खान साहब को हल भी तो बताए ना, क्योंकि ये तो सिलसिला कई दहाइयों से चलता आ रहा है, लोगों को तो कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा। कमज़ोर के लिए जो वही एक बात कि जी कानून जो है मुख्तलिफ है, कमज़ोर के लिए, गरीब के लिए, और जो ताकतवर है वो उससे बच जाते हैं और निकल जाते हैं। देन व्हाट इज़ द सोल्यूशन? नहीं, आंसर यही है कि अदारों को मजबूत किया जाए। मुसीबत तो ये है कि अदारों में लोग जो लगाए जाते हैं उन पर हुकूमत का प्रेशर बढ़ जाता है,
और उस वजह से वो अपने अपने लोगों को और बचाने में कामयाब हो जाते हैं। इसलिए बारहा किसी न किस तरह से इन अदारों को इतना इंडिपेंडेंट बनाया जाए कि कोई भी हुकूमत जो है उसमें तब्दीली ना कर सके, या कोई भी हुकूमत जो है वो दबाव ना डाल सके ऑफिशियल्स पर कि उनकी मर्जी के मुताबिक चलें या उनकी मर्जी के मुताबिक प्रोसिक्यूशन करें। लेकिन आप सही कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में जब हम ये देखते हैं तो ये बहुत बड़ा मसला है, बड़ी मुश्किल मसला है। किस तरह ऐसे अदारों को आप इतना तहफ़्फ़ुज़ दें, ये इतना मजबूत करें कि वो जो हुकूमत वक्त के लोगों के खिलाफ एहतसाब कर सके। अभी तक इसमें कामयाबी नहीं हुई। ठीक है। अच्छा, अब सर दूसरी चीज़ ये कि अब मिसाल के तौर पे आज का आप फैसला देख लीजिए, महफूज कर लिया गया है ममनुआ फंडिंग का पीटीआई के हवाले से। मैं चाहता हूँ अगर आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को एक्सप्लेन कर सकें कि ममनुआ फंडिंग और जो फ़ॉरेन फंडिंग है इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और दूसरा ये कि जो ये केस था इसमें हमने ज़ैली मेरा क्वेश्चन है कि इस केस के अंदर हमने फैसला महफूज तो देख लिया और बड़ा स्पीडी इसके ऊपर जो है वो हियरिंग भी हुई, ये सब कुछ पीपीपी और पीएमएलएन के केसेस जो चल रहे हैं उनके अंदर नहीं हुआ, वाई? देखिए, बात ये है कि ये केस तो काफी अच्छे से चल रहा था। उसको पहले फॉरेन फंडिंग कहते थे। फॉरेन फंडिंग की कोई गैर कानूनी ममानत नहीं है। असल बात तो ममनुआ फंडिंग है जिसमें उन्होंने ये कहा गया है कि ये इन सोर्सेज से जो फंडिंग होगी वो ममनुआ होगी, यानी किसी फॉरेन कॉरपोरेशन से या फॉरेन नेशनल से जो फंडिंग होगी वो समझी जाएगी कि वो ममनुआ फंडिंग है। लेकिन पाकिस्तान सिटीजन चाहे वो मुल्क से बाहर रहते हो, मुल्क के अंदर रहते हो, वो बिल्कुल किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड दे सकते हैं। अब ये केस में फैसला होगा कि उसमें से कौन कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जिसमें वो पैसे आए हैं जो ममनुआ सोर्सेज से आए हैं। तो यही मेनली ये क्वेश्चन है इस केस में कि ममनुआ फंडिंग के तो सही लफ्ज इस्तेमाल अब हुआ है ममनुआ फंडिंग, ये नहीं कि फॉरेन फंडिंग। फॉरेन फंडिंग का मतलब तो ये है कि गैर मुल्क से आना। अगर वो पाकिस्तानी गैर मुल्क में पाकिस्तानी सिटीजन रह रहा है तो उसको पूरा हक है पाकिस्तान की सियासी मामलात में जो है वहाँ पार्टिसिपेट करे और अपनी मर्जी की सियासी पार्टी को फंडिंग दे। तो अब ये तो आगे इसमें फैक्चुअल डिटेल्स है, बहुत कुछ है। देखिए इसमें क्या फैसला इलेक्शन कमीशन करती है। जहाँ तक दूसरी पार्टी का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि हर एक के लिए कानून एक है। वहाँ भी देखने की जरूरत है क्या वो तो नहीं कोई जो ममनुआ सोर्सेज से कोई फंडिंग ले रहे हैं कि नहीं, और उस मामले को भी ज्यादा तेजी से चलाया जाए ताकि ये ना महसूस हो कि सिर्फ इस मामले को सिर्फ पीटीआई की हद तक ही जो है रखा गया कन्फाइंड, और दूसरी पार्टी जो है उन पर इसका किसी किस्म का इखलास नहीं हुआ। तो ये इलेक्शन कमीशन ने अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी साख रखने के लिए जरूरी है कि वो सारी सियासी जमातों के साथ एक जैसा इक्विटेबल सलूक करे। ठीक है। आपसे सर मेरा आखिरी सवाल, अभी थोड़ी देर पहले पीजे मीर साहब भी इसका जिक्र कर रहे थे और वो अक्सर हम मुख्तलिफ टॉक शोज़ में, इदारियों में, कॉलम्स में देखते हैं। दैट इज़ अ कंसर्न, और कंसर्न ये है कि हमारी कोर्ट्स के अंदर जिस तरह नैब है या मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन और प्रोब होता है, वहाँ पे स्पीडी ट्रायल क्यों नहीं हो पाता सर? इतने हिद्दत और शिद्दत के मामलात और केसेस आते हैं, इतनी इंटेंसिटी के आते हैं, लोगों का कंसर्न जुड़ा होता है। आई मीन वाई वी हैव नॉट रीच दैट पॉइंट जहाँ पे स्पीडी ट्रायल हो सके और फौरी तौर पे जो है वो इंसाफ हो जाए। हम देखते हैं नस्लें और दहाइयाँ गुजर जाती, मामलात वहीं के वहीं रहते हैं। वाई? इसमें बुनियादी वजह ये है कि हमारे जो प्रोसिक्यूशन दो ब्रांचेज जो है ना, कि किसी भी खास तौर पर क्रिमिनल केसेस में तीन अहम मराहल होते हैं जी। पहला होता है उसमें इन्वेस्टिगेशन का, कि उसमें तफ्तीश कितनी अच्छी गई है, तफ्तीश में सबूत कितने अच्छे लाए गए हैं, और तफ्तीशी अफसरान जो थे वो अपने काम में किस हद तक कॉम्पिटेंट थे और किस हद तक ऑनेस्ट थे। तो वो पहली स्टेज है। और हमने जनरली देखा है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन ब्रांच जो है उसमें बहुत ही मामला जो है वो ढीले हैं, कॉम्पिटेंस वाइज भी और ऑनेस्टी के हवाले से भी। दूसरा प्रोसिक्यूशन ब्रांच,
प्रोसिक्यूशन ब्रांच में भी सियासी अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं और की जाती रही हैं। हर हुकूमत अपने ही मर्जी के प्रोसिक्यूटर जो है अपॉइंट करती है। नतीजा ये होता है कि वो पूरी तरह से प्रोफेशनल और कॉम्पिटेंट नहीं होते, तो वो केस का प्रेजेंटेशन जो अदालत के अंदर है वो अच्छी या सही माने में नहीं होती। आखिरी स्टेज अदालत की आती है। जब तक इन्वेस्टिगेशन ठीक ना हो, प्रोसिक्यूशन ठीक ना हो, अदालत क्या कर सकती है? जब तक उसके सामने एविडेंस ना लाई जाए, अनलेस के साथ विटनेसेस ना पेश किए जाएं, तो अदालत ने तो सबूत की बुनियाद पर ही फैसले करने हैं। तो मसला ये तीनों स्टेजेस पर हमारे प्रॉब्लम आ रहा है, इन्वेस्टिगेशन में भी, प्रोसिक्यूशन में भी और ट्रायल में भी। यानी कि इन सारी बातों का क्रक्स अगर हम ये निकालें कि दिस ऑल इज बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, तो वो दुरुस्त होगा कहना? जी बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल होता है, सो इज प्रोसिक्यूशन। और अल्टीमेटली इन दोनों में तो खास तौर पर, क्योंकि दोनों तो एग्जेक्टिव ब्रांच के तहत आती है ना, चलिए अदालतें तो मान लिया कि अदलिया के तहत आती है, लेकिन ये दो जो स्टेजेस हैं ये तो प्योरली एग्जेक्टिव यानी इंसानिया के तहत आती है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। पीजे आपसे कुछ सवालात करने, एक ब्रेक है उसकी जाने बढ़े हैं, वहाँ से वापस आते ब्रेक से, तो फिर पीजे साहब से गुफ्तगू हम जारी रखेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पीजे मीर साहब। पीजे मीर साहब, अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे नैब के हवाले से और दीगर कुछ चीज़ों के हवाले से। एक और चीज़ जो काफ़ी अंडर डिस्कशन है और उसके ऊपर खासी डिबेट भी हो रही है, खासा क्रेडिट भी लिए जाने के हवाले से कोशिशें भी जारी हैं, दैट इज़ फैटिफ। पाकिस्तान मुमकिन तौर पर फैटिफ की ग्रे लिस्ट से निकल आएगा, ऑन ग्राउंड एक विजिट होना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि ये क्रेडिट हमारा है और हमने इसके ऊपर मेहनत की है। नवाज शरीफ साहब के टेन्योर के अंदर, यानी तकरीबन जब उनका ख़त्म हुआ तो 2018 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में चला गया। 3 साल इन्होंने कोशिशें की और उसके बाद ये तकरीबन उससे ग्रे लिस्ट से निकल आया है। मार्च में सेकंड लास्ट सेशन हुआ था। आपके ख्याल से क्रेडिट किसका है सर? 2018 में नहीं गया था, ये 2008 में ये आपके ये जब आपकी वॉर ऑन टेरर चल रही थी, पाकिस्तान उस वक्त का गया हुआ है। ये आता है, बाहर निकल जाता है और इसके ऊपर सारे इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेला है। कहते हैं नॉन नेटो एलाय हैं और यहीं से आप देखते हैं कि मूवमेंट्स भी चलती हैं इन्हीं की फेवर के अंदर, जाके लड़े भी हैं रशियंस के आगे। तो उसके बाद फिर आप इसको डाल देते हैं। देखे ना, व्हाट यू सो इज व्हाट यू रीप। आपने उसकी स्टेटमेंट सुनी थी ना हिलरी क्लिंटन की, जब उस स्टिंगर मिसाइल्स जब उन्होंने कहा था कि भाई इनको दिए तुमने सबने, तो बाद में उन्होंने लिए थे, तो उसने बड़ा अच्छी बात की थी कांग्रेशनल कमेटी के आगे सामने, सेनेट की जो सिलेक्ट कमेटी थी, कि व्हाट यू सो इज व्हाट यू रीप। सो द क्वेश्चन इज, पाकिस्तान को पीनलाइज करना कि हम फाइनेंस कर रहे हैं, वो भाई ये किस बेसिस पे तुम कर सकते हो? आई नो किस बेसिस पे कर सकते हो, बिकॉज आपकी जो इंडियन लॉबी है वो हर हुकूमत जो पाकिस्तान में आई है उसने नेगेटिव रोल प्ले किया है। आज भी मैं आपको बता दूं मुर्तजा, पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन को इन्होंने मुख्तलिफ केसों के अंदर इम्प्लिकेट किया, हर चीज के अंदर इम्प्लिकेट करते हैं और फिर क्या कहते हैं कि देखो ये पाकिस्तान तो फाइनेंस टेरर कर रहा है। तो द क्वेश्चन इज कि या तो आप इंडियन लॉबी को सुन लो या पाकिस्तान को सुन लो। 70-80 हजार लोग हमने अपना शहीद करवा दिया इस जंग के अंदर। हमारा क्या ताल्लुक था? हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं था इस जंग के साथ। हमने प्रॉक्सी वॉर लड़ी और खड़े हो गए और उसके बाद आप हमें ही ब्लेम करते हो यार, खुदा के लिए। अब ये पीटीआई कहती है हमने काम किया। पीटीआई से पूछे कि क्या आप अफगानिस्तान के, आप इंडिया के, आप कहाँ के? आप भी पाकिस्तानी हैं और आज भी जो आए वो भी पाकिस्तानी है। सब मिल के इस पे काम करते हैं। और हिना रबानी खान ने जो स्टेटमेंट दी है, आई थॉट दैट वाज अ वेरी प्लीजिंग स्टेटमेंट। उसने कहा भाई जो जो इसमें फरीक शामिल रहे हैं, यू नो, वेल डन, एंड दैट इज हाउ वी नीड टू गो। जब आप नेशनल फ्रंट पे होते हो, नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हो, डोंट डू पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, इट डजंट मैटर या पीएमएन हो या पीपीपी हो या पीटीआई हो, इसमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बात ही कोई नहीं है। ये तो सब इफेक्टिव है इसके अंदर, पूरा हर पॉलिटिकल पार्टी क्या पूरा मुल्क इसके अंदर इफेक्टिव है। तो उसको अगर एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना है तो आई थिंक दैट इज इन पोस्ट शो, ये नहीं करना चाहिए। पीटीआई ये कहती है सर, पीटीआई ये कहती है कि जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया तो टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशंस पाकिस्तान पे लगे, वो उस वक्त के थे जिस वक्त पे इनकी हुकूमतें मुल्क के ऊपर हुक्मरानी कर चुकी थीं।
खुमियाजा हमने भुगता, निकालने की कोशिश हमने की, इसीलिए हम जो है ये नैरेटिव अडॉप्ट करते हैं। या हमारा कहना ये है कि हमारी एफर्ट्स जो हैं, जिस हमाद नज़र का बहुत जिक्र हो रहा है, वो रंग लेकर आई हैं और अब ये उसका क्रेडिट अपने गले डालना चाहते हैं। यानी उनका कहना ये है कि इस सब के पीछे रीज़न ये खुद हैं और अब हमने मेहनत कर ली है तो ये उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। उनका नैरेटिव इस पे ये जो आप कह रहे हैं। मुर्तजा, आई एम नोबडी स्पोक्स पर्सन, लेकिन आई टेल यू वन थिंग, ये बहुत अफसोसनाक बात है कि ये क्रेडिट लेंगे। और भाई आप भी क्रेडिट लो, आपने बिल्कुल काम किया है, बिल्कुल आप क्रेडिट लो, आप इनको भी क्रेडिट दो। ये भी पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, आपने भी पाकिस्तान के लिए किया है। आप प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं सारे, या PMLN हो या PTI हो, प्रूफ क्या करना है? दोनों ने पाकिस्तान के लिए काम किया एट द एंड ऑफ द डे, एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू बी सीइंग, रादर देन हम एक यहाँ अपने मोर्चे बनाने, नहीं जी मैंने ज्यादा किया था, ये आके क्रेडिट। नो, दिस इज नॉट हाउ यू रन कंट्रीज, दिस इज नॉट हाउ you know take things in a very myopic sort of a scope. आपको बड़ी सोच रखनी है अगर आपने मुल्क को चलाना है। अगर आपने मुल्क को चलाना है तो आपको आंखें खुली रखना। शुक्रिया जी, पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनके वक्त का बहुत शुक्रिया वंस अगेन। प्रोग्राम के बाद ख़त्म हो चाहते हैं, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।